नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृतांशी जोशी और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि हमारे बीच से ही निकले हुए हैं, लेकिन वो जिस जगह पर पहुंचे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा के तौर पर वो साबित होते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही दो लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे जीवन में सफलता के राज के बारे में और कैसे उन्होंने एक सितारा बने और चमके हैं सभी के सामने। इसको लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जय नारायण चौकसे जी, जो कि चांसलर हैं एलएनसीटी ग्रुप के। सर, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुपम चौकसे जी, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं एलएनसीटी ग्रुप के। पिता पुत्र की जोड़ी है आज हमारे साथ। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। जय नारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक एलएनसीटी ग्रुप जिसकी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा है, इतने बड़े ग्रुप को एस्टैब्लिश करना आसान तो नहीं था। कैसे ये सफर शुरू हुआ और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? 93 का वर्ष था। मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में घुसने का प्रयास कर रहा था, तो मेरी पहचान आदरणीय अर्जुन सिंह से हो गई थी। जब वो एचआरडी मिनिस्टर बने तो उन्होंने 9 धनाढ़ लोगों, उसमें मेरा भी नंबर लग गया था, बुला के पूछा कि क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हो। उसके पहले नॉर्थ इंडिया में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। तो हमने कहा जी हम खोलना चाहते। तो उन्होंने कहा पहली शर्त रखी कि उसके लिए स्टेट की एनओसी चाहिए, और उस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। भाजपा के मंत्रियों ने सहयोग किया, अधिकारियों ने सहयोग किया और हमें एनओसी प्राप्त हुई। और 93 में हमें एआईसीटी द्वारा परमिशन मिल गई। उसके पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। तो मुझे पायनियर बनने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, बहुत सी विघ्न बाधाएं आई, ज़रूरत से ज़्यादा विघ्न बाधाएं आई, क्योंकि कोई नई चीज़ होती है। तो मुझे मालूम है कि जब इसका प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने 50,000 रुपये दिए थे 93 में प्रोजेक्ट बनाने के। उसके बाद मैंने कम से कम 50 लोगों को प्रोजेक्ट बनाना बता दिया कि कैसे बनाया, और 50 इंजीनियरिंग कॉलेज खुला दिया। उनको 2 रुपये नहीं लगे। मुझे पहली बार, जब पहली मरतबा होता है तो तकलीफ तो होती है, फिर उसके बाद तो जब आदमी लाइन में आ जाता है तो फिर बहुत ईजी होता है हर काम। तो आपने बताया कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेजेस पर तब हम लोग प्राइवेटाइजेशन हुआ ही था 1991 में, और 93 की आप बात बता रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को एस्टैब्लिश करने में आपको कितना समय लगा, कितनी मुश्किलें गई हैं उस वक्त? मुश्किलें तो बहुत अधिक हुई, मैंने कहा ना। पर कुछ चीज़ें हमने तय कर ली थी। हमने तय किया था कि हम अनुशासन से रहेंगे, किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी का दिल दुख जाए, किसी को तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो नियम के विपरीत हो, और उसको हमने पालन किया। और अनुशासन को अपना मेन शस्त्र बनाया, जिसको कहते हैं ना कि हमारा क्या मेन चीज़ है, हमारे तो अनुशासन है। हमने जैसे कॉलेज शुरू किया तो हमने सबसे पहले ड्रेस शुरू की। पहले कॉलेजों में कोई ड्रेस नहीं हुआ करती थी, अभी भी कई जगहों पर नहीं है। तो हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग आ गए थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे ये तो स्कूल खोल रहे हैं। क्योंकि इस ड्रेसेस स्कूल में होती हैं। बिल्कुल। तो उसका बड़ा विरोध हुआ। फिर हमने बस कंपलसरी की, फिर एग्जामिनेशन में कंट्रोल किया कि हम 80% से कम बच्चे को अटेंडेंस में एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देंगे। उसका विरोध हुआ। हमारे यहाँ 26 दिन तक स्ट्राइक हुई। अच्छा, इस पे स्ट्राइक चली है? बात की ये चीजें नहीं होना चाहिए कह के फिर हमने पेरेंट्स को बुलाया, उनको समझाया, सब समझ गए। और आज उसका रिजल्ट है कि बिना पढ़े हम इंजीनियर नहीं बनने देते, चाहे कुछ जरूरत है। तो आज भी देखिए ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, बिना पढ़ाई के लोगों ने डिग्री प्राप्त कर लिया। जब वो लड़का तैयार हो गया तो आज वो कहीं नौकरी करने लायक नहीं है। पर हमारे यहाँ से आज 100% प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा पूरे 100 टाइम स्कूल कॉलेज आता है और कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो उसका रिजल्ट तो उसको अच्छा आएगा ही ना। मतलब अनुशासन के दम पर आज एलएनसीटी की नींव बहुत मजबूत है। बिल्कुल, अनुशासन प्रायोरिटी है।
प्रायोरिटी है, बिल्कुल। और एक छोटा सा अनुशासन का तरीका बता दें आपको। जी जी जी। हमारे यहाँ नियम है कि कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर बच्चा मोबाइल उपयोग नहीं कर सकता। अच्छा, ये नियम है। और अधिकर्ता पकड़ा जाता है तो उसका मोबाइल ले लिया जाता है, उसको सिम निकाल के दे दी जाती है। अच्छा। इस तरह हमारी अलमारी में इस समय करीब 500 मोबाइल पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये अनुशासन है, इसके दम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अनुशासन ही है जो इतनी मजबूती के साथ एलएनसीटी आज खड़ा हुआ है। देखिए, हमारे दर्शकों को एक मैसेज है कि अनुशासन कितना ज्यादा जरूरी है। अनुपम जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इतनी बड़ी लेगेसी, एलएनसीटी अपने आप में एक लेगेसी है, और उसको फादर से लेकर कंटिन्यू आगे लेकर जाना और उसको और ज्यादा मजबूत करना, कैसे इसको देखते हैं और कितने अच्छे से आपने इसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ाया है? देखिए, लेगेसी भी है और साथ में जैसे सर पापा ने कहा कि अनुशासन पे हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फिर 25 साल से 30 साल होने वाले, हम 30 साल से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हमारे एक शुरू से एक टर्मिनोलॉजी रही है कि अडॉप्ट टू द चेंजेस। जो चेंजेस मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन है, हम लोग ज़्यादातर जो कोर्सेज चला रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात होती है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज और ट्रेडिशनल कोर्सेज में यही डिफरेंस है। ट्रेडिशनल कोर्स में आज से 50 साल पहले भी जो पढ़ाया जा रहा होगा वो आज भी पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनल कोर्स को इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो हर तीसरे साल सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं, वर्जन चेंज हो जाते हैं। मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हर साल ही चेंज हो रहा है। मेडिकल फील्ड में हर साल नई वो हो रही है। तो जो भी कोर्सेज उन्हें प्रोफेशनल में चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं। और कॉलेजेस को चेंज होने की जरूरत नहीं थी पहले। मतलब पहले जब ऐसा होता था, हम लोग अटेंडेंस की बात करें तो हमारे पास कई पेरेंट्स आते थे, साहब हम तो जीएमसी में पढ़े हैं और जीएमसी में तो अटेंडेंस की बात नहीं होती। बोला सर, चेंज को आप अडेप्ट करिए। आपके जब शुरू करते थे, आप पढ़ते थे तो कुल पूरे स्टेट में 4 कॉलेज हुआ करते थे और आज लगभग 20 कॉलेज हो चुके हैं मेडिकल के। इंजीनियरिंग में तो जब एलएनसीटी शुरू हुआ था तो 1 था और हाईएस्ट हम 250 तक पहुँचे। तो अगर चेंजेस को हमने अडेप्ट किया, जो चेंजेस टाइम टू टाइम होते गए उनके हिसाब से हमने अपने आप को मोल्ड किया, अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड किया, और इसलिए हम अभी भी आगे चल रहे हैं। तो लेगेसी के साथ जो नए चेंजेस हैं, नई चीज़ें हैं, उनको अडेप्ट करने के डायनेमिक हुए हैं पूरे। डायनेमिक्स तो अगर हम डायनेमिक नहीं हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं हम उनको कैसे अडेप्ट करेंगे, और हम नहीं अडेप्ट करेंगे तो हम बच्चों को क्या बताएंगे। आज की डेट में एक चीज़ आज से 20 साल पहले जो थी वो भी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। तो फिर मतलब इस तरीके से लाए हैं कि 30 साल पहले जो आपने नींव रखी थी वो अभी भी जो है लोगों के मन में बसी हुई है। जयनारायण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आजकल का युवा बदलता जा रहा है। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में तो इतने सारे बच्चे घूमते हैं, युवा लगातार बदल रहे हैं। तो आप उनके हिसाब से कैसे ढलते हैं? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि एक जो ग्रुप के ओनर रहते हैं, वाइस चांसलर रहते हैं, वो बच्चों में खुद को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, मैं करता हूँ, निश्चित रूप से करता हूँ। और जब बच्चे कुछ शिकायत लेके आते हैं कि साहब ऐसा है वैसा है, तो मैं कहता, और उनके पेरेंट्स जब आते हैं कि साहब हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारा तो एक ही बच्चा है ना, मेरे पास 22,000 बच्चे हैं, ये सब मेरे बेटे हैं, और मुझे सबके लिए एक जैसा व्यवहार करना है। यदि आपके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है या आपके बेटे ने कुछ गलत किया है और आप कहते हैं कि साहब इसको माफ़ कर दो, तो मैं 22,000 को माफ़ करने में मुझे कितना समय लगेगा? मैंने कहा गलती की है, उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। और उसको वो चीज़ मैं उसको सार्वजनिक भी करता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। सीख के तौर पे देता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ हमने पिकनिक विकनिक का कुछ नहीं किया था। हमारे यहाँ कोई पिकनिक नहीं जाएगी। आज से 10-12 साल पहले मुझे एक फ़ोन आया कि आपके कॉलेज के कुछ बच्चे तालाब के किनारे पिकनिक बना रहे हैं। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं। मैंने पता किया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई क्लास है, उसके बच्चे सब गए, खुद से सब लोग गए। मैंने दूसरे दिन पूरे बच्चों को बुलाया और 3 दिन तक हमारा जो हाल है, एंट्रेंस हाल, उसमें खड़ा किया। उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें मेरा रियल भतीजा भी था और भोपाल कलेक्टर की लड़की भी थी। कलेक्टर साहब का फोन आया कि भैया 2 दिन से खड़ी है, लड़की को बैठने दो। तो ये सीख हो गई कि इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करना चाहिए जिससे कि कॉलेज की बदनामी हो। और दोबारा कोई ऐसा मौका नहीं आया कि लड़के बंक करके कहीं जाके पिकनिक बनाए। अनुशासन, मतलब सबके लिए आपने एक जैसे रूल्स रखे हुए हैं। तो ये मतलब कैसे उसको रखते हैं? मतलब बहुत मुश्किल है। नहीं, कठिन तो है, मगर उसको यदि आप अपने आप पे व्यवहारिक रूप में लाते हैं
मैं बहुत सीख देता हूँ बच्चों को कि देखो भाई कुछ ज़िंदगी में कुछ नियम बनाओ। पहली बात तो बिल्कुल नियम संयम से चलो। खेलने के समय खेलो, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, जितना खेल सकते हो अच्छे से खेल सकते हो, पर मैदान के छोड़ तुम्हारा दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन। उसी तरह क्लासरूम में बैठे हो तो बिल्कुल क्लासरूम के छोड़ तुम्हारा दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए। खिड़की के बाहर आग लगी हो तो देखो नहीं। अच्छा। समझे? और सब भूल जाओ, रिश्ते नाते दोस्ती यारी, पढ़ो। एक समय में एक काम करो, जिंदगी में सफलता तुम्हारे चरण छूमेगी। ये मैं बच्चों को सीख देता हूँ हर बार। कभी जब भी मीटिंग होती है तो ये कहता हूँ हमारे काम को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। मेरा एक सिद्धांत ये भी है कि जिसको एक बार जोड़ लो उसको हमेशा जोड़े रखो, फैमिली का पार्ट बनाते हैं। हमें जब हमारे यहाँ कोई नौकरी करने या ज्वाइन करने आता है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं नौकरी नहीं दे सकता आपको। अब प्रिंसिपल हो, आपको आपकी योग्यता के अनुसार तो कई जगह नौकरी मिल जाएगी। मेरे यहाँ परिवार के रूप में आप आ जाओ तो मैं आपको रखूँगा। अभी रिसेंटली एक मौका है, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए मेडिकल कॉलेज में, तो उनको ज्वाइन करना था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो साहब आप इतने काबिल हैं, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आप सीनियर हैं, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, मैं आपको परिवार में जोड़ सकता हूँ। तो बोले मतलब क्या है, पैसे तो तनख्वाह तो देंगे ना? मैंने कहा पैसे तनख्वाह तो आपकी मिलेगी, वो तो अलग चीज़ है, पर परिवार के। तो बोले अंतर क्या है नौकरी और परिवार में? तो मैंने कहा सुनिए, मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कहा आप एक दुकान के मालिक हैं, दुकान खोलने जाते हैं, आपका नौकर चाबी लेके जाता है। यदि मान लो नौकर नहीं आया तो क्या ताला आप कौन खोलेगा? आप खोलोगे ना। और आप जब अपनी टेबल में बैठोगे तो नौकर नहीं आया तो कौन साफ करेगा? आप करोगे। तो ये तो मालिक है, ये परिवार है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो जब तक नौकर आके आपकी टेबल नहीं साफ करेगा तब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे। तो आपको नौकरी करना है या परिवार में जुड़ना है? तो बोले मैं समझ गया। उस दिन से वो परिवार के सदस्य बन गए। और इसी तरह एलएनसीटी का लगातार जो हमने देखा है वो लगातार कुनबा आगे ही बढ़ता जा रहा है, मजबूत ही होता जा रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, अनुपम जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसे कि मैंने पहले सर से बात की तो सर के ख्यालों में वो अनुशासन झलकता है, वैसा ही हमको एलएनसीटी में देखने को मिल रहा है। लेकिन एजुकेशन जिस तरीके से चेंज हो रहा है, 30 साल पहले हम लोग हमेशा बुक्स पर भरोसा करते थे, अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या कोर्सेज में बदलाव लाने की कोशिश की गई है? स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है? जैसे मैंने कहा चेंजेस इनएविटेबल है, चेंज आना ही। आज सुबह मैं कैसे एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बोला कि साहब इंजीनियरिंग एजुकेशन में अब आज बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो ऐसे किसी ने बोला क्यों आ जाएगा? बोले साहब अब बच्चे को सिर्फ चैट जीपीटी है ना, आज की डेट में सब हर कोई चैट जीपीटी बात कर रहा है, सब उसको कैसे ऑपरेट करना से उतना ही सीख लेगा तो उसको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हम जब बार बार बात कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अवेलेबल है, मार्केट में है, मार्केट में मतलब नेट पे अवेलेबल है। अब से बस इतना ही सिखाना है बच्चे को कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे माइन करना है। पर पिछले 2 साल में जो हमने देखा, जब ये कोविड का टाइम आया, अपन ने ऑनलाइन क्लासेस भी लगा ली और सरकार ने भी और करा। आपने भी देखा होगा कि भाई हर कंपनी बोलने लगी कि वर्क फ्रॉम होम चलेगा। बिल्कुल। और 2 साल हुआ नहीं है अभी, कोविड खत्म मतलब होते होते भी हुआ नहीं और आधी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया। क्लासेस में हमने एक्सपेक्ट किया था कि बच्चे बहुत कम हो जाएंगे, अटेंडेंस कम होने लगेगी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का। जब हमने शुरू ही किया था तो मतलब पहले हफ्ते में लगभग 80% बच्चे क्लासेस में वापस थे। एक जो पीयर कनेक्शन होता है, वो जो मिसिंग 2 साल में दिखा, लोगों को ये समझ आया कि घर पे बैठ के पढ़ाई तो की जा सकती है पर वो जो पीयर कनेक्शन, पीयर कंपटीशन, वो तो जो चेंज की बात है, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ चेंजेस आएंगे और उसके साथ तैयारी तो करते ही हैं। पर एक जो और मेथोडोलॉजी है या जो टीचर, आपने कहा कि भाई टीचर्स का रिलेशन है बच्चों के साथ, वो 30 साल हो चाहे 300 साल पुराना, वो तो वहीं रहेगा, हाँ बना रहेगा। टीचर्स की थोड़ी सी कैडर चेंज हो सकता है, थोड़ी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और बच्चों के एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकते हैं। भाई हम भी थोड़ा सा चेंजेस अपने आप में लाते हैं। पहले हम क्लासेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, अब हम उसके साथ जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भाई बच्चों का और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी हो गया पिछले कुछ साल। आज की डेट में जैसे काउंसलिंग, हमारे कंपलसरी काउंसलिंग क्लासेस होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंपलसरी काउंसलिंग क्लासेस होती हैं क्योंकि एकदम से चेंज आता है
12th के बाद बच्चा आता है, कॉलेज आता है, उसकी पढ़ाई में चेंज होता है। पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट दे रहा, 2 में फेल हो गया तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन अब काउंसलर्स हैं, वो पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा है, कोई किसी बच्चे की फीस जमा नहीं है। तो पहले पर फीस जमा नहीं होती थी तो क्या करते थे कॉलेज वाले, भैया एग्जाम में बैठना बंद करो। अब नया ट्रेंड है, हमने कोई बच्चे की फीस जमा नहीं होती तो हम पहले उसको काउंसलर के पास भेजते, काउंसलर से बात करते, क्योंकि हमको नहीं बताता। काउंसलर बात करके उससे पूछता है कि भाई कोई घर में परेशानी चल रही है, जरूरी भी है। हाँ कि भाई तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, कोई वो है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहले यही मानते थे कि भाई बच्चे के फादर ने भेजा और बच्चे ने यूज कर लिया। अब लेकिन अब दोनों तरह से सोचने लगे। अब हम ये भी मानने लगे कि नहीं भैया हो सकता है उसके घर में परेशानी हो, किसी कारण से नहीं। एंड पब्लिक उसमें फोरम में बच्चा नहीं बताना चाहता। अब ये चेंज है कि हाँ ठीक है, काउंसलर के पास जाके वो बता सकता है कि सर थोड़ा घर में परेशानी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फिर चेंज अकॉर्डिंगली। ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर खासा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आजकल के युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नारायण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कोविड का काल हम लोगों ने 2 साल देखा, काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रास्टिक चेंज आया, लोगों की लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। लेकिन आपने मेडिकल कॉलेज का भी किया है, मेडिकल कॉलेज भी आप चलाते हैं। आमतौर पर लोग हमेशा, मैंने देखा है, सारे कोर्सेज खोलते हैं लेकिन मेडिकल फील्ड से थोड़ा हटकर रहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। आपको कैसे ये ख्याल आया, क्योंकि मेडिकल भी एक ऐसी फील्ड है, कोरोना के बाद ज़रूरत बढ़ी है उसकी काफ़ी ज़्यादा। देखिए मेडिकल, हम लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। 2008 तक हमने 13 या 14 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिए थे पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में। उसके बाद हम 2008 में हमारे विचार में आया कि हम मेडिकल लाइन में भी जाएंगे। उसके हमने प्लान किया और 2008 में हमारा मेडिकल हॉस्पिटल बन गया था 300 बेड का। 2009 में हमको परमिशन मिली। उस समय एमसीआई की बड़ी सख्त कानून कायदे थे, आज भी हैं, परंतु कुछ हमारे लोगों ने सहयोग किया, कुछ हमारे भाग्य ने सहयोग किया। वो सब मिला के इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन में 2 अंतर है। इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है वो 10 से 5 का है, मगर मेडिकल एजुकेशन 24 आवर का है। रात के 12 बजे अभी आजकल रोज़ फ़ोन आते हैं, हर दूसरे दिन आते हैं कि भैया मेरे फलाना पेशेंट भर्ती हो गया तुम्हारे हॉस्पिटल में, थोड़ा देखना। और कोरोना काल में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने फ़ोन करके ना बोला हो चौक से जी ये फलाना है, एक बेड दिला दो, एक ये कर दो। बड़ा जितना कोरोना बीमारी को जितना ज़्यादा प्रचारित करके उसको इतना ज़्यादा ऐसा बता दिया कि उसको छूते ही आदमी मर जाएगा। कोरोना बीमारी ऐसी थी नहीं, केवल डर के कारण जितनी भी डेथ हुई है, मेरे हिसाब से 90% डेथ डर से हुई। क्योंकि मेरे को बहुत रिसेंट मेरे को मालूम है कि मेरा रियल भांजा वो एक हॉस्पिटल में भर्ती था, उससे रात में 10 बजे बात हुई कि मैंने बोला मामा बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर सवेरे ये हवा फैल गई कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। उस दहशत में 4 मरीज वहीं को ही मर गए, उनमें वो भी था। मतलब केवल डर से लोग मरे, बीमारी से नहीं मरे। फिर भी कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, काफ़ी देखा उस समय रोल, बहुत देखा। लोग जो डर गए उनका भगवान ही मालिक रहा, जो नहीं डरे, जो इससे लड़े, वो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जो उसके साथ में जो दवाइयाँ दी गई उनके साइड इफ़ेक्ट अब दिख रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं था कि बीमारी किस तरह की है। सर्दी जुकाम के वायरस को उन्होंने पता नहीं कौन सा वायरस बता दिया, पर अब कोरोना के कुछ सीखें मिली प्रदेश को, देश को, हम लोगों को, कि किसी बीमारी से डरना नहीं चाहिए। और हमने कोशिश की पूरे प्रदेश में, हमारे यहाँ में 12,000 पेशेंट्स का इलाज किया है। अच्छा जी। और सबसे कम डेथ हमारे यहाँ हुई है। हम तो, मैं स्वयं और ये लोग 24 घंटे यहाँ रहे और वार्ड में जाके हम मरीजों को बताते थे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। जिन्होंने हमारी बात सुनी उनका कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग उसके बाद आज भी धन्यवाद देने आते हैं। अच्छा, मतलब डर एक बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, एक चीज जानना चाहूंगी, प्लेसमेंट्स को लेकर आजकल हमारे युवा बहुत चिंतित रहते हैं, रोजगार मिलेगा या नहीं। अब बहुत सी जगह पर फिल्मों में भी दिखाया जाने लगा है कि इंजीनियरिंग की डिग्री तो कोई काम की नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या इसको लेकर आगे रोजगार है और एलएनसीटी कितना फोकस कर रहा है प्लेसमेंट्स को लेकर? ये प्लेसमेंट्स आज की डेट में एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो बच्चे हैं या कोई भी एडमिशन लेने से पहले, एक समय था, मैं तो पहले दिन से कॉलेज के एडमिशन्स देखता रहा, तो उस टाइम ऐसा होता था कि बच्चा आता था तो पूछता था कि आपके प्रोफेसर कौन है, कितने लोग हैं, क्या हैं। आज की डेट में बच्चा आता है तो वो ये नहीं पूछता कि साहब इस ब्रांच की वैल्यू क्या है, जो कितने प्रोफेसर हैं, कितने क्या हैं, वो आगे पूछता है कि साहब प्लेसमेंट कितना है ना। तो मैंने जैसे कहता चेंज तो है ही, और साथ में फिर उस हिसाब से हमने बच्चों की तैयारी करवाना शुरू कर दिया। जब प्लेसमेंट ही है तो फिर उसके हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स एंड जैसे मैं कहा कि हमारा इंक्यूबेशन सेंटर हमने बहुत अच्छा, भाई आज की डेट में हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि यार तुम नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो उसकी भी तैयारी करवाते हैं, देन प्लेसमेंट्स की पूरी तैयारी करवाते हैं। एंड अनडाउटली हमारे तो मतलब हम मान के चलते हैं कि भाई मैक्सिमम बच्चे जो प्लेसेबल हैं उनमें से तो हम 100% बच्चे प्लेस करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाते हैं। अब जो नहीं है उनके लिए तो खैर अपन उनकी हेल्प ही कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक क्राइटेरिया है। कई कंपनीज अपने क्राइटेरिया लेके आती है, उनको जो सेटिस्फाई करता है उन्हीं को दिला सकते हैं। और थोड़ा सा हम बच्चों को उसके लिए भी मोटिवेट करते हैं कि भाई आप अपना जो विजन है थोड़ा, अब इस साल हमारे लगभग 1000 बच्चों को ड्रीम प्लेसमेंट मतलब ऐसा है कि भाई नॉर्मल प्लेसमेंट तो 3.5-4 लाख का सभी को मिलता है। ये भी एक टर्म है। देखिए क्या था, जब प्लेसमेंट शुरू हुए तो पहले बच्चे का वो आया कि साहब प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है साहब, फिर प्लेसमेंट होना शुरू हुए तो फिर उसका कहना साहब पैकेज, तो फिर पैकेज जब 3-3.5 तक पहुंचा, मतलब फिर जब सबको मिलने लगा तो फिर अब बच्चे आने लगे कि साहब वो मजा नहीं आता। मजा वाली बात होती है, कहते हैं हमारे एक दूसरे का देख कि अरे नहीं साहब वो 3.5 का मिल रहा है, अच्छा, तो फिर साहब पैकेज बढ़ने लगा। तो जब पैकेज बढ़ने लगा तो बोले साहब फिर ये कंपनी नहीं आ रही, मतलब अरे सर माइक्रोसॉफ्ट नहीं आती, फिर अमेजन नहीं आती। फिर जब वो आने लगे तो फिर अब जाके क्या होने लगा कि सर अब तो हम स्टार्टअप डालेंगे। है कि नहीं। अब जिस बच्चे से बात करो, मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, भाई किसी कंपनी से अपन ने बात करी, वो आए बोले हमने आपके 10 बच्चे ले लिए आपके यहाँ से, पता चला 5 बच्चों ने ज्वाइन किया, 5 ने नहीं किया, तो अपन बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो वही आपने कहा सर मैं स्टार्टअप चलना चाहता हूँ या मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाता हूँ, तो हम भी यही बोलते हैं तो तुमको इंटरव्यू वाले दिन भी मालूम था बेटा, है कि नहीं। अगर आप ये खैर हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि भाई बच्चे तो मैंने जैसे कहा है कि वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने धुन में रहते हैं, मतलब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है बच्चे को है तो वो तो करता है। तो इस हिसाब से देखें हमारा प्लेसमेंट्स, हमारा ये क्या अभी ओवरऑल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स जो प्लेसेबल हैं उनके तो ठीक चल रहे हैं, जो प्लेसेबल नहीं है प्रॉब्लम वहीं पे आती है। अच्छा, फिर जो नहीं हो पाते प्लेस वही सबसे ज़्यादा वो करते हैं। और जो सक्सेसफुल रहता है वो कम बोलता है मार्केट में, जो सक्सेसफुल होता है वो ज़्यादा बोलता है। वो ये बोलता है कि साहब बिल्कुल नहीं हुआ, और जिसका हो जाता है वो कहता नहीं है, है ना। वो जिसका मान लीजिए 2 करोड़ का पैकेज हो गया तो वो थोड़ी बार बार कहेगा कि मेरा हो गया, और जिसका नहीं होता वो 5 जगह कहता है। सो एज सच इतनी कंडीशन बुरी नहीं है इंजीनियरिंग की, बदलते रहते हैं। हाँ, मतलब पढ़ाई जो अच्छी करता है, आज से 4 साल पहले मैकेनिकल का अच्छा था, अभी 2-3 साल से कंप्यूटर अच्छा हो गया। अभी हमने नर्सिंग कॉलेज 2011 में शुरू किए थे तो उस टाइम कोई प्लेसमेंट की बात नहीं करता था। आजकल की डेट में नर्सिंग वाले बच्चे आने लगे, बोले हमको भी प्लेसमेंट चाहिए। तो चेंजेस मतलब टाइम के साथ, क्योंकि पहले ऐसा था कि लोगों को नर्सिंग अगर किसी ने कोर्स कर लिया या पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया तो दे ऑटोमेटिकली गॉट जॉब्स, मतलब उनके लिए जॉब्स ओपन थे। अब चेंज हो गया, अब ऐसा हो गया है कि कॉलेजेस बहुत हो गए हैं, ट्रेनिंग ज़्यादा हो गई, तो अब जो अच्छा ट्रेनेबल प्लेसेबल होता है उसी का हो पाता है। बिल्कुल, मतलब लगातार स्ट्रगल जारी है और अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अजय नारायण जी, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, इतनी चीज़ें आपने देखी है, एक छोटा सा मैं मैसेज या सीख जो आप हमारे युवाओं को देना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर एक मैसेज ज़रूर उनको दें सफलता के लिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं सफलता की परिभाषा बता दूं। कई लोग बोलते हैं जो बहुत पैसे वाला हो गया तो उसको सफल बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि जिसके पास बहुत बड़ा पोस्ट हो गया तो उसको सफल बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि कोई बड़ा पद मिल गया तो सफल। ये तो दिल की बात है कि आप किस चीज़ को सफल मानते हैं। जिस चीज़ में आप सफल हो जाएं
वो सफलता है। एक बहुत छोटा आदमी भी, फल्ली बेचने वाला भी अपने आप को जीवन का सफलतम व्यक्ति मानता है। तो ये सफल हाल है। युवाओं के लिए मेरा तो संदेश है कि यदि जो भी काम करो, जैसा भी काम करो, जहाँ भी करो, बिल्कुल पूर्ण समर्पण से करो। यदि आप समर्पण से करोगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल हो जाओगे। और जिस दिन आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो गया कि आपको कुछ मिला है, तो उससे ज़्यादा सफलता कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज यहाँ पर जयनारायण जी ने दिया है। उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है कि सफलता अगर पानी है तो मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और हर इंसान के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबके लिए सफलता जरूर एक ना एक दिन आनी है। सोशल सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।